गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन बायोटेक में स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में कुछ टॉपिक्स जो पहले हमने पढ़ लिए हैं। उसके बाद क्या है, आज हमें जो पढ़ना है वो प्री फर्टिलाइजेशन के स्ट्रक्चर और इवेंट्स के बारे में पढ़ने हैं। मतलब क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन का जो स्ट्रक्चर और इवेंट्स है, मतलब प्री फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन होने के पहले वाले जो इवेंट्स हैं और जो स्ट्रक्चर है उनके बारे में स्टडी करना है। तो इनके अंदर होता क्या है एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ क्या लिखा है देखिए, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। फिर हमने लिखा है कि हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेज आते हैं। क्या होता है कि जब प्लांट के अंदर हार्मोन में चेंजमेंट आए और स्ट्रक्चर में चेंजमेंट आए तो उसे क्या कह रहे हैं कि दीज आर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। या किसी स्ट्रक्चर में चेंजमेंट आ रहा है फर्टिलाइजेशन के पहले तो क्या होता है कि वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होता है। वो कौन सा चेंज आता है, तो स्ट्रक्चरल चेंज भी हो सकता है, हार्मोनल चेंज भी हो सकता है। अगली चीज कह रहे हैं कि जो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जैसे क्या है एंडोसियम और गायनोसियम है। जो एंडोसियम है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट है और जो गायनोसियम है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो इनका डेवलपमेंट हो जाता है, मीन्स ये प्री फर्टिलाइजेशन होने के पहले क्या हो जाते हैं, ये फुल तरीके से डेवलप हो जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। इतनी चीजें क्या है कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं या प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेज हैं। यही चेंज आते हैं फ्लावर के अंदर। अब हमें पढ़ना क्या है, मेन चीज है स्टामेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन। ये माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन, यहाँ लिखा है स्टामेन। स्टामेन क्या है, दीज आर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। उसके स्ट्रक्चर में कौन कौन होते हैं, जैसे एंथर और फिलामेंट मिल करके स्टामेन का फॉर्मेशन करते हैं। और यहाँ लिखा माइक्रोस्पोरेंजियम, मीन्स स्पोरेंजियम का मतलब कवरिंग से है। यहाँ माइक्रो मीन्स क्या होता है, स्मॉल। स्पोरेंजिया लिखा तो यहाँ माइक्रो स्मॉल। जो स्पोर है वो मतलब कि छोटे स्पोर का फॉर्मेशन किसके अंदर होता है, माइक्रो स्पोरेंजियम के अंदर होता है। और कह रहे हैं पॉलन ग्रेन, मतलब माइक्रो स्पोर से पॉलन कैसे बनते हैं या पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर के बारे में आज हमें इस वीडियो में स्टडी करना है। और हमने क्या किया था, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, फ्लावर की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, उसके एक्सेसरी होल पढ़े थे, ये सारी चीजें पढ़ी थी। आज हमें पढ़ना है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में ये स्ट्रक्चर। तो आगे अब देखिए क्या है, यहाँ जो लिखा है स्टामेन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन ग्रेन। अब हम इनमें क्या करते हैं, सबसे पहले स्टामेन की स्टडी करते हैं। कहने का मतलब जो स्ट्रक्चर ऑफ स्टामेन है उसको जरा सा देख लेते हैं। तो मैं यहाँ एक छोटी सी हेडिंग बना देता हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ स्टामेन। स्ट्रक्चर ऑफ स्टामेन मीन्स क्या है, ये तो आप बार बार पढ़ रहे हैं कि दीज आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। दीज आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। अब कह रहे हैं जो स्ट्रक्चर ऑफ स्टामेन है, ये जो स्ट्रक्चर ऑफ स्टामेन है ये कितने पार्ट से मिलकर के बना है, तो दो पार्ट से मिलकर के बना है। एक का नाम है एंथर और दूसरे का नाम है फिलामेंट। क्या है, इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर देखी है। पीछे जो हमने पढ़ा है उसमें क्या है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर हमने देखा है स्टामेन की, ये कुछ इस तरीके से। तो यहाँ ये वाला पार्ट है ऊपर वाला, इसे कह रहे हैं एंथर। और यहाँ जो लॉन्ग है ये थिन स्टाक दिख रही है, मतलब ये लॉन्ग साइज की जो स्ट्रक्चर है इसे हम क्या कह रहे हैं कि फिलामेंट है। तो इनके लिए जो एनसीईआरटी में लाइनें लिखी हैं उसको मैं पढ़ देता हूं और यहाँ लिख देता हूं। कहने का मतलब पहले तो आपको यही जानना चाहिए कि स्ट्रक्चर ऑफ स्टामेन जो है दो पार्ट हैं, इसके कौन कौन से हैं, ये ऊपर वाला एंथर और ये जो लॉन्ग पार्ट है इसे कह रहे हैं फिलामेंट। इसे क्या कह रहे हैं, फिलामेंट। अब देखिए इसमें क्या है, पहले फिलामेंट के बारे में लिख देते हैं। कैसा है, ये थिन स्टाक है, थिन स्टाक। स्टाक मीन्स इस लेंथ को कहा गया है, ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर है। एंड थ्रेड लाइक, इसे कहीं कहीं क्या कहते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। थिन स्टाक एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज फिलामेंट। यहाँ ये कह रहे हैं कि थिन स्टाक एंड थ्रेड लाइक
इज नोन एज फिलामेंट। मीन्स ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर आपको दिख रही है इसी को हम क्या कह रहे हैं, फिलामेंट है। क्या है ये, फिलामेंट है। अब एक चीज देखते हैं, पहले इसी के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। हमने पढ़ा था इससे पहले कि थैलेमस होता है फ्लावर के अंदर और वहीं पेटल्स होती हैं और उनके ऊपर ओवेरी होती है। तो इनका जो ये पोजीशन है, मान लीजिए मैं यहाँ अगर थैलेमस बना दूं कुछ इस तरीके से, मैं ऐसे थैलेमस बना दूं और यहीं मैं पेटल्स बना देता हूं, मान लो कुछ इस तरीके से पेटल्स बना दी। अब ये कह रहे हैं कि इनकी दो पोजीशन बताई गई है। ये प्रॉक्सिमल एंड है किसका, ये जो थैलेमस है, यहां लिख देता हूं मैं पहले, ये है थैलेमस और ये है पेटल्स। अब देखिए यहां ये तो पूरा का पूरा क्या है, स्टामेन है। अब ये कह रहे हैं कि थैलेमस के जो पास में है ये स्ट्रक्चर, ये तो पूरी की पूरी यहाँ, चलिए इसको कलर कर देते हैं या इस तरीके से आपको दिख रहा, मान लीजिए स्क्वायर शेप का ऐसे बना दिया। अब ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये क्या है, ये थैलेमस है। और थैलेमस के जो पास, किसके पास, थैलेमस के पास जो स्ट्रक्चर है उस एंड को हम क्या कह रहे हैं, प्रॉक्सिमल एंड। उस एंड को क्या कह रहे हैं, प्रॉक्सिमल एंड। किसका प्रॉक्सिमल एंड है, इस ये जो फिलामेंट है इसका प्रॉक्सिमल एंड किससे अटैच हो सकता है, तो वो चाहे थैलेमस से होगा चाहे पेटल्स से अटैच हो सकता है। मतलब क्या है कि ये पी से आप याद रख सकते हैं, ये कौन सा एंड है, प्रॉक्सिमल एंड। और पी से हम जानते हैं, पी से पास, और डी से डिस्टल। डिस्टल का मतलब यहाँ आप इस तरीके से याद रख लीजिए, यहाँ डी लिख देता हूं, मतलब डिस्टल एंड है ये कौन सा एंड है, डिस्टल एंड है। अब इसे मैं कह रहा हूं, ये जो डिस्टल एंड है वो क्या है, एंथर है। लेकिन जो प्रॉक्सिमल एंड है किसका, फिलामेंट का, वो क्या है, किससे अटैच है, तो वो थैलेमस से अटैच है और हो सकता है वो पेटल से अटैच हो। मतलब दोनों में से किन्हीं एक से अटैच हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ ये लिख सकता हूं इनको जो बताया आपको, द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट are attached to the thalamus और पेटल्स। कहने का मतलब ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा स्ट्रक्चर और ये वाला पोर्शन, कहने को तो यहाँ ऐसे मैंने एरो लगा दी है, ये वाले पोर्शन हमेशा किससे जुड़े रहेंगे, या आपको देखने को वो मिल सकता है कि चाहे थैलेमस से ऐड होंगे, मतलब थैलेमस के ऊपर लगे होंगे, चाहे किसके ऊपर लगे होंगे, इन पेटल्स के ऊपर लगे होंगे। और दूसरी चीज, ये वाला एंड कौन सा है, ये डिस्टल एंड है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, द डिस्टल एंड ऑफ फिलामेंट are attached to the anther। अब देखिए मैंने दो चीज बताई है यहाँ पे, मैंने ये लिखा है कि ये जो प्रॉक्सिमल एंड है थैलेमस से अटैच हो सकता है या पेटल से अटैच हो सकता है। दूसरी चीज यहाँ है, ये जो डिस्टल एंड है, ये दूर वाला जो एंड है वो किससे अटैच है, इन एंथर से अटैच है, इन एंथर से अटैच है। और अब यहाँ क्या है कि हम अगर किसी प्लांट की स्टडी करें, प्लांट का मतलब फ्लावर उसके लेकर के स्टडी करें, डिफरेंट अगर फ्लावर स्टडी करें हम, तो हमें क्या होगा, इनकी साइज में वेरिएशन देखने को मिल सकता है या इनकी लेंथ में भी वेरिएशन देखने को मिल सकता है। हमारी एनसीईआरटी कहती है कि अगर आप 10 फ्लावर वो भी डिफरेंट स्पीसीज के हों, उनके जो है स्टामेन की स्टडी करो, तो आपको क्या होगा कि ये चीजें देखने को मिल जाएगी कि सभी फ्लावर के या सभी डिफरेंट स्पीसीज की जो ये स्टामेन है, इनकी साइज और इनकी लेंथ में ये वेरिएबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। मतलब इसके अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिल सकता है। तो
तो यहाँ देखिए अब क्या है, हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जान लिया। अब उसमें दो पार्ट थे, एंथर और फिलामेंट। अब हमें क्या पढ़ना है कि जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर है एंथर की, कहने का मतलब एंथर की स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसी, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी, उसका डाइसेक्शन हम करेंगे, उसे कट करके देखेंगे तो हमें क्या स्ट्रक्चर मिलेगी। तो पहली चीज क्या है, ये देखिए जो पार्ट है ऊपर वाला, ये कैसा, इसी का नाम एंथर है। और ये देखिए मिल करके बना है दो लोब से। कितने लोब से? दो लोब से मिल करके बना है। एक लोब इधर वाला है, जिसे मैंने कुछ ब्लैक ब्लैक लाइनें खींच दी है, पहला लोब, और ये दूसरा लोब। इसीलिए मैं कहता हूं एंथर आर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, एंथर आर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। और दूसरी चीज क्या है, ये जो दोनों लोब हैं, एक लोब ये वाला, दूसरा ये वाला, इन लोब के अंदर क्या होते हैं, थीका होते हैं, लेयर होते हैं। थीका का मतलब लेयर होते हैं। तो एक लोब के अंदर क्या है कि दो थीका होते हैं। ईच लोब, देखिए क्या लिखा, ईच लोब हैज टू थीका। मतलब क्या है, सभी, ये जैसे एक लोब है, इनके अंदर दो थीका है, इनके अंदर दो थीका है। तो देखिए ये कह रहे थे कि मान लीजिए इनके पास कितने थीका हैं, दो थीका हैं। एक लोब में दो थीका है। या और क्या हो सकता है, थीका जैसे मान लीजिए हमने इसका सेक्शन कट किया, ये एंथर था, देखिए यहाँ पे इसको हमने ऐसे कट किया तो हमें कैसा दिखा, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर दिख रही है। इसे डाइसेक्ट किया गया है, किसको, ये एंथर का डाइसेक्शन है, मतलब उसको कट किया गया है। ऐसे ये मान लीजिए एंथर था, अब मैंने क्या किया, इसको इस तरीके से हॉरिजॉन्टली कट किया, ठीक है। तो क्या हमें दिखा, कुछ इस तरीके से डायग्राम जो दिख रहा है यहाँ बना दिया है। तो उसमें कह रहे हैं कि ये देखिए एक लोब इस साइड दिख रहा होगा आपको, मान लीजिए ऐसे मैं डॉटेड लाइन अगर खींच दूं, या इस तरीके से ना, देखिए अगर इधर वाला कर दीजिए, ऐसे यहां मैं कर दूं, तो एक लोब इस पीछे वाले साइड में है, ये एक लोब आगे वाले साइड में है। अब कह रहे हैं इन दोनों लोब में, एक लोब में कितनी लेयर्स हैं, दो लेयर हैं, मतलब डाई थीकस है। कितने थीका मीन्स लेयर। या ये कह रहे हैं देखिए कैविटी इन कॉर्नर, या हो सकता है कि इनकी जो कॉर्नर वाली ये कैविटी, यहाँ पे मतलब खाली स्पेस हो, ये जो यहाँ दिख रहे हैं ये कोने कोने, मतलब कॉर्नर में यहाँ पे क्या हो, खाली स्पेस हो, या हो सकता हो क्या हो, थीका हो, लेयर हो। और अगला पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ कह रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स सेपरेट टू थीका ऑफ वन लोब। कहने का मतलब ये एनसीईआरटी की लाइनें हैं, ये सीधे सीधे एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखी हुई हैं कि लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स सेपरेट टू थीका ऑफ वन लोब। मतलब जैसे ये दोनों लोब दिख रहे हैं, एक ये लोब, ये दूसरा। अब इसके बीच से आप इसको इस तरीके से इमेजिन करिए कि ये डायग्राम जो आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, तो बीच से ये जो लाइनें नीचे की तरफ ऐसे गई होगी, ये लाइन नीचे की तरफ गई होगी, मतलब उसी को कह रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स। क्या कह रहे हैं, एक लाइन गई है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स सेपरेट कर रही है, किसको सेपरेट कर रही है, दोनों जो ये थीका है। कहने का मतलब इस तरीके से बीच से कोई लाइन गई है नीचे की तरफ, कहने का मतलब ये मान लीजिए इस तरीके से था, अब इनके बीच से इधर लाइन आ रही, तो वो डायग्राम ने इस तरीके से बना दिया है। वही उस लाइन को कह रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स सेपरेट टू थीका, दोनों थीका को सेपरेट कर रहे हैं। और वो थीका किसके हैं, अलग अलग लोब के हैं। तो हर लोब के थीका को कौन सेपरेट कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स सेपरेट कर रहे हैं। अब देखिए एट ईच कॉर्नर वन माइक्रोस्पोरेंजिया आर प्रेजेंट। आपको देखिए ये डायग्राम में हमने ये दिखाया, चारों कोने में कुछ सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई है, तो ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया है। क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया, जो सर्कुलर स्ट्रक्चर होती है जिसकी वो गोल सी दिखती है। तो इसीलिए लिखा है कि सभी कॉर्नर के पास, या सभी कॉर्नर में, इन चारों, कितने कॉर्नर हैं, 1 2 3 4, और चारों कॉर्नर में क्या होते हैं, एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। कितने माइक्रोस्पोरेंजिया, 1 माइक्रोस्पोरेंजिया। इनके नंबर कितने हो गए, 4। कितने नंबर हो गए माइक्रोस्पोरेंजिया के, तो 4 नंबर हो गए। इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या कहते हैं,
टेट्रा स्पोरेंजिएट। टेट्रा मीन्स 4, स्पोरेंजिएट मीन्स स्पोरेंजियम। कितने स्पोरेंजियम है एक एंथर के अंदर? 4 हैं, इसीलिए उसका नाम क्या है? टेट्रा स्पोरेंजिएट। यहाँ लिख दिया है ए टिपिकल एंथर इज बाइलोब्ड एंड टेट्रा स्पोरेंजिएट। मतलब एक टिपिकल, एक अच्छा एंथर कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है, उसके साथ साथ टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है। और इनकी आउटलाइन का मतलब आपको बाहर से कैसे दिखेगा, तो वो कैसा दिख रहा है? यहाँ देखिए, ये सर्कुलर दिख रहे हैं, देयरफॉर माइक्रोस्पोरेंजिया हैव सर्कुलर आउटलाइन। हाँ, तो देखिए क्या है कि अब हमने क्या ले लिया, यहाँ पे एक एंग एंथर ले लिया और उसका सेक्शन कट किया। एंग एंथर में क्या हमें दिखा, मान लीजिए 2 चीज बताते हैं। पहले कि जो सेंटर वाला पोर्शन था उसका नाम क्या हमने बताया था यहाँ पे आपको, जो सबसे सेंटर में है तो माइक्रोस्पोरेंजिया बोला था, ठीक है। तो वही कह रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर में एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या है? स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या है? स्पोरोजीनस टिश्यू, जिसकी प्लॉइडी 2n है। प्लॉइडी लेवल के बारे में पहले वाली वीडियो में हमने बता रखा है, इसलिए क्या है इसके बारे में तो डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन क्या है, ये स्पोरोजीनस टिश्यू है और यहाँ इस सैक का नाम, जिसके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, उसे क्या कह रहे हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया कह रहे हैं। अब क्या हुआ, यहाँ वही एंथर जब मैच्योर हुआ, यही एंग एंथर क्या हो रहा है? मैच्योर हो रहा है, तब जा करके ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जा रहा है? पॉलन सैक के अंदर कन्वर्ट हो जा रहा है। किसके अंदर? पॉलन सैक के अंदर। और जो माइक्रोस्पोर, इसके अंदर ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर हमने बनाया है ये है क्या? माइक्रोस्पोर है, क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है? माइक्रोस्पोर का। अब कह रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजिया आर कन्वर्टेड इनटू पॉलन सैक। सिर्फ नेम बदल गया है क्योंकि ये मैच्योर हो गया है। एंग एंथर जब मैच्योर होता है तो माइक्रोस्पोरेंजिया को हम क्या नाम से बुलाते हैं या क्या कहते हैं? पॉलन सैक कहते हैं। और यहाँ जो माइक्रोस्पोर था वही कन्वर्ट हो गया है पॉलन ग्रेन के, मतलब पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो चुका है। अब देखिए यहाँ कह रहे हैं ये जो पॉलन सैक है, ये जो पॉलन सैक है यहाँ या माइक्रोस्पोरेंजिया लिखा है, दोनों चीज एक ही है, बस यहाँ मैच्योरिटी के नाते, मतलब ये एंथर जो मैच्योर हो गया इसलिए यहाँ क्या कह रहे हैं? पॉलन सैक कह रहे हैं। तो मैंने यहाँ क्या किया, इसको देखा, माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो मुझे क्या दिखेगा कि यहाँ कुछ लेयर्स, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया है कि इसकी आउटलाइन कैसी होती है? सर्कुलर होती है। अब सर्कुलर होने के बाद क्या? स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। हमें क्या देखना है कि जो स्ट्रक्चर है किसकी, ये जो स्ट्रक्चर स्फेरिकल या सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रही है वो कैसी है, उसके बारे में हमको स्टडी करना है। और यहाँ लिख दिया इसलिए स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। चलिए, अगर आपको नोट करना है तो ये चीजें पहले नोट कर लीजिए, फिर इसको हम हटाते हैं। हाँ, उसके बाद इसके बारे में स्टडी करते हैं। अब देखिए क्या है, ये जो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम है इसमें आपको ये बाहर वाली आउटर लेयर जो दिख रही होगी, ये जो हमको आउटर वाली लेयर दिख रही है, इस लेयर का नाम है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। और इनसाइड द एपिडर्मिस कौन सी लेयर है, मतलब इस बाहर से आउटर टू इनर हम देख रहे हैं, मतलब बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं इस माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर के अंदर। तो हमें पहली लेयर कौन सी दिखी, जो आउटर मतलब कि बाहर की साइड में है। चलिए यहाँ लिख देते हैं आउटर टू इनर, या ऐसे एरो खींच देते हैं, आउटर टू इनर हम ये स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं पहले। तो कह रहे हैं कि एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया है। फिर दूसरी चीज क्या है, दूसरी लेयर कौन सी, ये जो लाइनिंग खींची है ऐसे ऐसे, ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इस लेयर का नाम है एंडोथीसियम। और थर्ड लेयर, ये जो है थर्ड लेयर, ये जो है मतलब कि कई सारी इसमें लेयर होती है, कहीं नहीं होती है, इस तरीके से कई मतलब परत होती हैं, कई लेयर्स में ये लेयर होती है। इस थर्ड लेयर का नाम है मिडिल लेयर। एंड लास्ट में ये जो लेयर दिख रही है आपको यहाँ पे अंदर की साइड में, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर के बाहर
यहाँ पे इस लेयर का नाम है टेपिटम। टेपिटम। अब इस यहाँ जो टेपिटम दिख रहा है, इसके सेंटर में कौन सा टिश्यू है? पीछे मैंने बताया है स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू। अब क्या है, पहले तो हमने क्या पढ़ा कि मान लीजिए एंथर था, मैच्योर हुआ, उसके बारे में पढ़ा। अब कह रहे हैं कि जो ये स्ट्रक्चर है माइक्रोस्पोरेंजिया का, उसका जो आउटलाइन है उसमें क्या क्या दिखता है, कौन कौन सी लेयर दिखती हैं। तो पहली लेयर हमें दिखी एपिडर्मिस, दूसरी लेयर एंडोथीसियम, तीसरी लेयर मिडिल लेयर और चौथी लेयर टेपिटम। और उसके सेंटर में क्या है? स्पोरोजीनस टिश्यू है। उनके सेंटर में क्या है? स्पोरोजीनस टिश्यू है। अब इनके फंक्शन भी हमें जानने हैं। ये जो चारों लेयर हैं आखिर क्या फंक्शन करती हैं? एंथर के अंदर कह लें या मतलब कि हाँ, एंथर के अंदर कह लें कि ये माइक्रोस्पोरेंजियम की जो लेयर है क्या करती हैं। तो पहली चीज, ये जो बाहर की तीनों लेयर आपको दिख रही हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, यहाँ नंबरिंग भी कर देते हैं, इससे आपको पता चले कि कौन से किस नंबर की है। ये चार लेयर हैं, जिसमें से जो ये बाहर की लेयर है एंडोथीसियम, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम, इनका पहला काम है, क्या है? प्रोटेक्ट करना। किसको प्रोटेक्ट करना? जो अंदर यहाँ पे क्या कौन माइक्रोस्पोर बनेगा, क्योंकि ये है क्या? माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसलिए इसके अंदर बनने क्या वाला है? माइक्रोस्पोर बनने वाला है। तो उन माइक्रोस्पोर को, जो माइक्रोस्पोर डेवलप करने वाले हैं या डेवलपिंग माइक्रोस्पोर होंगे, उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनका मतलब कि उनको बचाने के लिए क्या कौन हेल्प करते हैं? तो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, इनका काम क्या है? प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहां मैं लिख सकता हूं प्रोटेक्शन एंड, और क्या काम हो सकता है? तो ये ये किस में हेल्प करते हैं? और ये प्रोटेक्शन के साथ साथ डेहिसेंस में हेल्प करते हैं। व्हाट इज डेहिसेंस? तो आपको ये पहले सीखना होगा कि डेहिसेंस क्या होता है। मान लीजिए ये यहाँ बन क्या रहे हैं? माइक्रोस्पोर बन रहे हैं। माइक्रोस्पोर इसके अंदर बन रहे हैं, तो इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर से उन्हें बाहर भी तो निकलना होगा। इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर से उन्हें बाहर निकलना होगा, तो इसे टूटना पड़ेगा, रप्चर होना पड़ेगा, और रप्चर होने के प्रोसेस को कहते हैं डेहिसेंस। जैसे आपने क्या है कि जो सरसों है, सरसों का मतलब कि डेहिसेंस देखा है, वो तो सीड है मान लीजिए एक तरीके से, कि जब उसका टाइम आ जाता है, वो मैच्योर हो जाती है, तो अपने आप फटने लगते हैं, वो सीड उसके बाहर आने लगते हैं। तो एक लाइन जैसे फटते हैं, मान लीजिए ये सीड था, ऐसे फटते हैं, तो ये जिस लाइन से फटते हैं उसे कहते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस। तो मतलब वो कहने का मतलब यहाँ से जो माइक्रोस्पोर बन रहे हैं उसको बाहर निकलना, माइक्रोस्पोरेंजियम से बाहर निकलने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? डेहिसेंस कहते हैं। तो ये करवाता कौन है? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, ये तीनों लोग मिल करके क्या कराते हैं? इसका जो डेहिसेंस करवाते हैं। तो एंड हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ पॉलन ग्रेन, या यहां माइक्रोस्पोर भी लिख सकते हैं, माइक्रोस्पोर। और यहाँ पे जो बच रही है, ये देखिए लास्ट लेयर बच रही है, जिसका नाम है टेपिटम। टेपिटम क्या है? सबसे इनर मोस्ट लेयर है, किसकी? माइक्रोस्पोरेंजियम की। इसका काम क्या होता है कि जो यहाँ ये डेवलप कर रहे हैं, जो माइक्रोस्पोर डेवलप कर रहे हैं, उनको नोरिशमेंट प्रोवाइड कराना, मतलब फूड प्रोवाइड कराना। क्या करवाना? फूड प्रोवाइड कराना। अब देखिए कह रहे हैं जो इनर मोस्ट लेयर है उसका नाम टेपिटम है, और उस टेपिटम का फंक्शन भी मैंने बता दिया कि इसको क्या करवाना है? नोरिशमेंट प्रोवाइड कराना है। तो ये लेयर कैसी होती है? तो ये सिंगल लेयर होती है। सिंगल लेयर का मतलब क्या है? एक ही लाइनिंग है, मतलब ये आपको लाइनिंग दिख रही है, ये सेल है, ऐसे ऐसे कुछ तरीके से सेल होगी, जिसे हम टेपिटम कह रहे हैं। ये ऐसे लाइन खींची, इसका मतलब नहीं कि ऐसे लाइन होती है, ये सेल होती है। तो ये कैसी है? सिंगल लेयर है। और इनके साइटोप्लाज्म कैसे है? डेंस है। कैसे साइटोप्लाज्म है? इट है डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म, ये दूसरा पॉइंट हो गया। और ये कह रहे हैं
मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब जो यहाँ की सेल्स हैं उनके एक सेल में कई सारे न्यूक्लियस हो सकते हैं या होते हैं। किसके अंदर? जो टेप्टम की सेल है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, सिंगल लेयर की बनी हुई होती है, और कह रहे हैं कि मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। कैसी होती है? मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। मेटाबॉलिकली एक्टिव होने का मतलब ये होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव। मेटाबॉलिकली एक्टिव का मतलब ये है कि उस सेल में ढेरों सारी रिएक्शंस हो रही हैं, कई सारे फंक्शंस हो रहे हैं, इसलिए मतलब कि उसी सेल को कहते हैं मेटाबॉलिकली एक्टिव। मतलब क्या? ढेरों सारी रिएक्शंस का होना, चाहे वो कैटाबॉलिक रिएक्शंस हो सकती हैं, चाहे वो एनाबॉलिक रिएक्शंस हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन जो टेप्टम की सेल होगी ये उसकी प्रॉपर्टी है। आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टेप्टम, तो आप कहेंगे दीज आर सिंगल लेयर्स, इट हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। मतलब एक सेल में कई सारे न्यूक्लियस हो सकते हैं या होते हैं। फिर क्या है? मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। और ये करते क्या है? इट प्रोवाइड नोरिशमेंट। यहाँ मैं एक पॉइंट अलग से लिख देता हूँ यहीं कहीं, या चलिए मान लीजिए यहाँ लिख देता हूँ, इट प्रोवाइड, यहाँ से ऐसे लिखता हूँ, इट प्रोवाइड nourishment to developing pollen। मतलब टेप्टम क्या करता है कि जो पॉलन डेवलप कर रहा है, जो ग्रो कर रहा है, उसको फूड प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है। चलिए, तो ये कह रहे हैं कि मान लीजिए हमने टेप्टम पढ़ा है। टेप्टम का मतलब एक फंक्शन हम ये जानते हैं कि जो टेप्टम होता है, जो उसके अंदर पॉलन ग्रेन बन रहे हैं, मतलब डेवलपिंग पॉलन ग्रेन होते हैं, उनको क्या करता है? ये टेप्टम नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ये हम जान रहे हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ इसके टेप्टम के और सारे फंक्शंस हैं। जैसे क्या है कि एक फंक्शन उसका है, पहले इस डायग्राम से उस फंक्शन को समझते हैं, फिर हमें समझ में आएगा कि आखिर वो फंक्शन क्या है। तो ये देखिए हमने क्या किया है कि हम जानते हैं जो पॉलन सैक था उसकी 4 लेयर थी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेप्टम। तो टेप्टम सबसे अंदर के साइड वाली जो लेयर है उसका डायग्राम हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मतलब बना के पहले से रख दिया है। क्या है? टेप्टम का। अब इस टेप्टम के अंदर ये लेयर है, मीन्स ये सेल है, किसकी? टेप्टम की सेल है। और उन टेप्टम की सेल के अंदर क्या होते हैं, मतलब इस टेप्टम लेयर के बीच में कौन से टिश्यू पड़े होते हैं? स्पोरोजीनस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। मतलब टेप्टम के सेंटर में स्पोरोजीनस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। फिर कह रहे हैं कि यहाँ से ये टिश्यू मान लीजिए हम दिखा रहे हैं यहाँ पे कि ये कई सारी स्पोरोजीनस जो टिश्यू उनकी सेल्स हैं, और सभी सेल्स क्या हैं? एक दूसरे से कनेक्ट हैं विथ द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। मतलब ये स्ट्रक्चर, कहने का मतलब एक सेल ये है, दूसरी ये है, मान लीजिए थर्ड वाली ये है। अब ये सारी सेल, मान लीजिए मैं इसको एक लिख देता हूँ, इसको दूसरी लिख देता हूँ, इसको थर्ड वाली, सेंटर वाली को। अब मैं ये कह रहा हूँ ये तीनों या ये सभी एक दूसरे से कनेक्ट हैं। मतलब मान लीजिए किसी चीज का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है, जैसे कोई प्रोटीन बन रही है, तो उस प्रोटीन को अगर मुझे कहाँ भेजना है? इस सेंटर वाली सेल के पास, तो कौन हेल्प करेगा? कहाँ से जाएंगे? तो विथ द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। ये क्या करेंगे? प्रोटीन मूव कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं या ये सेल चाहती है कि जो स्पोरोजीनस टिश्यू हैं, ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू की ये सेल्स हैं, ये सभी लोग अकेले अकेले मियोसिस करना चाहते हैं। मतलब ये सभी सेल्स चाहते हैं डिवाइड करना, लेकिन क्या है? इनके कांटेक्ट में ना रहे। मतलब ये है कि इसमें कोई डिवीजन हो तो इन्हें ना पता चले, इनमें कोई डिवीजन हो तो इसे ना पता चले। मतलब ये कनेक्शन ऐसा हो कि ये कनेक्शन किसी वजह से टूट जाए। अब इस कनेक्शन को तोड़ने के लिए क्या है, क्योंकि ये तोड़ते क्यों है? क्योंकि इन्हें मियोसिस करनी, सबको डिवाइड करना है। तब क्या होता है कि ये तोड़ने के लिए यहाँ एक लेयर बनती है, यहाँ एक लेयर बनती है किसके आउटर सरफेस में? जो यहाँ सेल है, ये जो स्पोरोजीनस सेल है उसके आउटर लेयर में, उसके मतलब बाहर साइड में, आउटर साइड में एक लेयर बनती है। उस लेयर का नाम होता है कैलोज लेयर।
उस लेयर का नाम है कैलोज लेयर। अब देखिए यहाँ पे जो नाम हमने स्पोरोजीनस टिश्यू कहा था, यहाँ पे जो हमने कहा कि ये कौन सी सेल है, स्पोरोजीनस सेल है। अब उन्हीं सेल का सिर्फ नाम चेंज हो गया है, उन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, पीएमसी, मतलब पॉलन मदर सेल। क्या कह रहे हैं, पॉलन मदर सेल। अब देखिएगा, मतलब ये है वही सेल, मतलब स्पोरोजीनस टिश्यू की ही सेल्स हैं, लेकिन इनका नाम सिर्फ बदल गया है, क्योंकि ये सभी सेल अकेले अकेले क्या कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, मियोसिस कर रहे हैं, और इनके आउटर सरफेस पे, आउटर पार्ट पे क्या हो गया, एक लेयर का फॉर्मेशन हो गया है, जिससे क्या हो सके कि इनका, इन दोनों के बीच का, इन सभी के बीच का कनेक्शन टूट जाए। उस कनेक्शन को रोकने के लिए, उस कनेक्शन को तोड़ने के लिए क्या है, एक लेयर का फॉर्मेशन हुआ, उस लेयर का नाम है कैलोज लेयर। अब कह रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, अब सारी सेल्स अलग अलग हो गई। अब मैं कह रहा हूं कि उनकी मियोसिस होगी। मियोसिस आकर इन ईच पीएमसी, मतलब ये भी पॉलन मदर सेल है, ये भी पॉलन, सारी की सारी क्या है, पॉलन मदर सेल है, और इन्हीं पॉलन मदर सेल का क्या होना है, अब मियोसिस होना है, सबका अलग अलग मियोसिस होना है। अब जब मियोसिस होता है सभी पॉलन मदर सेल का, तो सबके अंदर, सभी क्या है, पॉलन मदर सेल के अंदर चार चार क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। कब, जब मियोसिस होती है पॉलन मदर सेल की, तब। अब कह रहे हैं कि अगर मुझे इन माइक्रोस्पोर को क्या करना है, बाहर करना है, मतलब इस लेयर को हटाना है। मैं चाह रहा हूं कि ये जो माइक्रोस्पोर बने हैं यहाँ पे, ये जो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ है, ये बाहर आ जाए, तो मुझे इस लेयर को तोड़ना पड़ेगा या इसको हटाना पड़ेगा। इस लेयर को, जो कौन सी लेयर है, कैलोज लेयर है, उसे हटाने के लिए, मान लीजिए किसी चीज को डाइजेस्ट करने के लिए, जैसे हम जानते हैं, मान लीजिए न्यूक्लियस को तोड़ना होता है तो हम न्यूक्लियेज एंजाइम लाते हैं, प्रोटीन को तोड़ना होता है तो प्रोटीएज एंजाइम लाते हैं। उसी प्रकार क्या है, यहाँ जो कैलोज लेयर है, इसे ब्रेक करने के लिए हमें एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, जिसका नाम है कैलेज एंजाइम। तो यहाँ देखिए लिखा है कैलोज डाइजेशन आकर बाई कैलेज एंजाइम। मतलब क्या है कि जो कैलोज लेयर बनी है उसको डाइजेस्ट करते हैं, किसकी हेल्प से, कैलेज एंजाइम की हेल्प से। अब ये कह रहे हैं जब इनका डाइजेशन होगा तो ये क्या करेंगे, रप्चर होंगे, मतलब ये टूट जाएंगे। अब ये टूट रहे हैं तो देखिए बाहर आपको क्या दिख रहा है, माइक्रोस्पोर। क्या दिख रहे हैं, माइक्रोस्पोर दिख रहे हैं, और यही माइक्रोस्पोर क्या करते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं, पॉलन ग्रेन के अंदर। तो मैं यहाँ पहले लिख देता हूं, तो वही जो माइक्रोस्पोर हैं उन्हीं से क्या फॉर्म हो जाएंगे, वही माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब ये जो माइक्रोस्पोर, इसका नाम क्या है, ये जो यहाँ पे फॉर्म हुई स्ट्रक्चर है, यही क्या है, पॉलन ग्रेन है। यही क्या है, पॉलन ग्रेन है। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है, पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर। अब थोड़ी सी जानकारी हम पहले से जान लेते हैं, फिर उसके बारे में ही पढ़ेंगे। मैं कह रहा हूं जब हम पॉलन ग्रेन पढ़ेंगे तो पॉलन ग्रेन में क्या है, दो टाइप्स की लेयर हैं। मतलब उसके पास, जैसे मैं ये कह दूं, ये आप ग्रीन कलर की जो देख रहे हैं, इसे मैं कहता हूं एग्जाइन लेयर, और अंदर वाली जो ब्लैक कलर से ये दिख रही है, या एग्जाइन के अंदर वाली जो लेयर होती है, वो कौन सी लेयर है, एंटाइन लेयर है। एक्जाइन और एंटाइन, एक्जाइन जो लेयर है आउटर लेयर है किसकी, इस पॉलन ग्रेन की, और एंटाइन उसके अंदर वाली लेयर है। तो इंटरनल लेयर कौन सी है, एंटाइन, और एक्जाइन क्या है, आउटर लेयर है। अब जो एक्जाइन लेयर होती है वो हार्ड होती है। एक्जाइन लेयर जो पॉलन ग्रेन की है वो कैसी है, हार्ड है, और जो एंटाइन लेयर है वो कैसी है, सॉफ्ट है। और ये जो एक्जाइन लेयर है वो किस चीज से बनी होती है, तो एक मटेरियल है जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन, उस सबस्टेंस से बनी होती, जो एक ऑर्गेनिक सबस्टेंस है। मतलब कि जो आउटर लेयर है किस चीज की, इस पॉलन ग्रेन की, जो आउटर लेयर एक्जाइन है वो स्पोरोपोलेनिन से मिल करके बनी होती है। अभी मान लीजिए यहाँ हम पॉलन ग्रेन का अभी डायग्राम बना रहे हैं, फिर क्या उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। आपको अगर ये नोट करना है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के क्या है, इसको नोट कर सकते हैं।
तो देखिए अब यहाँ हम ये पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर बना रहे हैं, मतलब पॉलन ग्रेन कैसा दिखता है। तो हमने ये एक पहले लेयर बनाई है, इस लेयर को हम ये कह दे रहे हैं कि ये एंटाइन लेयर है। कौन सी लेयर है, या आप कुछ इस तरीके से देखिए, मान लीजिए यहाँ पहले मैंने एक लेयर खींच दी है, एक लाइन खींच दी है, ठीक है। ग्रीन कलर से अगर आपको विजिबल है तो देखिए, ये ग्रीन कलर से जो मैं लाइन बना रहा हूँ, कुछ मान लीजिए मोटी सी इस तरीके से बना दे रहा हूं जिससे आपको पता चले। ये ग्रीन कलर की जो लेयर है इसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये क्या है, साइटोप्लाज्म भरे हुए। और यहाँ पर उसके बाद जो मैंने इसके बाहर लेयर बनाई है, तो इसको मैं जो ग्रीन कलर की लेयर दिख रही है इसे मैं लिख देता हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि जो आप सेल पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं कि जो पॉलन ग्रेन है उसकी स्ट्रक्चर को देख ले रहे हैं। ये मान लीजिए हमने एक लाइन खींचा है, ठीक है, जो ब्लैक कलर से ये लाइन है, ठीक है। इस लेयर को मैं अभी कह रहा हूं, यहाँ पे पहले इसको बना देते हैं। देखिए ये मैंने एक लाइन खींची है ब्लैक कलर से, जिसे मैं डिनोट करूंगा कि ये इंटाइन लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन है। मतलब यहाँ मैं लिख दे रहा हूं इंटाइन लेयर, इंटाइन लेयर। ये कहाँ होगी, ये इंटर मतलब कि इनर है, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया आपको कि जो पॉलन ग्रेन होता है उसके पास कितनी लेयर है, उनके ऊपर कितनी लेयर है, तो वो 2 लेयर है। आउटर को कह रहे हैं एक्जाइन और अंदर वाले को कह रहे हैं इंटाइन। तो अभी तक तो मैंने सिर्फ एक ही लेयर बनाई है, उसे मैं कह रहा हूं इंटाइन लेयर, जो कि इनर साइड में प्रेजेंट है। अब इसी के ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, ये रेड कलर से यहाँ इसको डिनोट कर रहा हूं कुछ इस तरीके से। ये देखिए जो बाहर की साइड मैंने लेयर बनाई है, इसी लेयर का नाम क्या है, एक्जाइन है। क्या है, एक्जाइन लेयर। ये कैसी है, ये आउटर साइड में प्रेजेंट है, मतलब जो पॉलन ग्रेन की आउटर लेयर है उसी लेयर का नाम है एक्जाइन, और जो उससे अंदर लेयर है उसका नाम है इंटाइन। अब उसके बाद यहाँ कह रहे हैं कि आप पहले से भी जानते हैं जो सेल होती है, जो उसका साइटोप्लाज्म होता है, उसकी आउटर कवरिंग क्या होती है, तो उसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर भी पॉलन ग्रेन के अंदर भी क्या है, जो इंटाइन लेयर है उसके नीचे एक और लेयर प्रेजेंट है, जिसे मैं ग्रीन कलर से डिनोट कर रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मोटा बना दे रहा हूँ जिससे आपको विजिबल हो जाए ग्रीन कलर। तो ये कह रहे जो ग्रीन कलर का है ये भी एक लेयर है, इस लेयर का नेम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम ये कह रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड मतलब अंदर की तरफ क्या पड़े होते हैं, तो वो साइटोप्लाज्म पड़े होते हैं। क्या होते हैं, इस तरीके से मैं डॉट डॉट की स्ट्रक्चर बना रहा हूं, जो क्या है, ये फ्लूइड होते हैं, उनका नाम क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, किसके अंदर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इंटरनल साइड में, अंदर की साइड में क्या है, साइटोप्लाज्म भरे हुए हैं। अब जो ये पॉलन ग्रेन है इनके अंदर 2 सेल्स होती हैं। जो ये पॉलन ग्रेन है इनके अंदर 2 सेल्स होती हैं, मतलब इनके अंदर क्या है, ऐसे डिवीजन होता है सेल का। तो जो बड़ी वाली सेल है, मान लीजिए कुछ यहाँ ऐसे दिखा रहे हैं, अब इनको हम इस नीचे वाली सेल को कह रहे हैं, जो छोटी वाली सेल है इसको कह रहे हैं जेनरेटिव सेल। क्या कह रहे हैं, जेनरेटिव सेल। और ये ऊपर जो बड़ी साइज की सेल दिख रही है इसे मैं कह रहा हूं विजिटेटिव सेल। यहां इसको कह दे रहा हूं विजिटेटिव सेल। ये 2 टाइप्स की सेल हैं जो पॉलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है। अब हमें बात करनी है सबसे पहले इस एक्जाइन लेयर की। जो आउटर लेयर है पॉलन ग्रेन की, ये एक सब्सटेंस से मिल करके बनी होती है। जो सब्सटेंस हार्ड होता है उसका नाम है स्पोरोपोलिन, जो कि एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिल, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है स्पोरोपोलिन, जो क्या करता है, मतलब कि आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। इसका नेचर कैसा होता है, हार्ड होता है।
ये हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डाटा है कि इनका जो नेचर है स्पोरोपोलिन, इनका कैसा है, हार्ड नेचर के होते हैं, प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं। मतलब पोलन ग्रेन को क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं और हार्ड होते हैं। फिर कह रहे हैं नो एंजाइम कैन डिग्रेड, मतलब इसके ऊपर क्या है, कोई भी अगर हम एंजाइम डालें तो मतलब कोई एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं करा सकती, मतलब इसे ब्रेक नहीं कर सकती। या हम कोई स्ट्रॉन्ग एसिड डालें इसके ऊपर या बेस डालें तो क्या है, इस पे इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। या ये हाई टेम्परेचर से रेजिस्टेंट होता है, मतलब क्या है कि मतलब ये कितना भी टेम्परेचर हाई हो जाए ये ब्रेक नहीं होंगे। इसीलिए क्या है, हमें फॉसिल्स के अंदर जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो कौन होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट, मतलब फॉसिल्स का पता लगाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो वो आर्कियोलॉजिस्ट आप देखते हैं कि कहते हैं पॉलन, मतलब उन्होंने पॉलन पाया है या पॉलन को ढूंढा है और बताया है कि ये कितने साल पुराना है या किस प्लांट का है। वो कैसे बताते हैं और ये पॉलन इतने दिनों तक बचा कैसे रह जाता है, क्यों, क्योंकि उसके आउटर सरफेस में यही लेयर होती है। उस लेयर का नाम क्या है, इग्जाइन लेयर। और ये बनी किससे होती है, हार्डेस्ट सब्सटेंस स्पोरोपोलिन के बनने के नाते क्या है, ये इतने दिनों तक बची रह जाती है। अब कह रहे हैं कि कुछ प्लेस पर क्या है, ये स्पोरोपोलिन अब्सेंट होती है। कुछ प्लेस ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ दिखा दूं, ये प्लेस यहाँ दिखा देता हूँ और तीसरा यहाँ नीचे दिखा देता हूँ। तो आप देखिए कि यहाँ पे स्पोरोपोलिन क्या है, अब्सेंट है। ये यहाँ पे स्पोरोपोलिन क्या है, अब्सेंट है। तो यहाँ कॉन्टिन्यूअस वे में, मतलब ये जो मैंने बनाया है ब्लैक कलर से इंटाइन लेयर, कुछ इस तरीके से मैं दिखा सकता हूं। यहां भी वही सेम कंडीशन होगी कि ये कॉन्टिन्यूअस लेयर है, मतलब इधर भी आ जाएगी। जहां जहां खाली स्पेस है उस स्पेस को क्या कहते हैं, जर्म पोर कहते हैं। क्या कहते हैं, जर्म पोर। तो एक प्रॉपर्टी और हमें मिल गई कि इग्जाइन लेयर आर डिसकॉन्टिन्यूअस, मतलब हर जगह कॉन्टिन्यूअस नहीं, कहीं कहीं ब्रेक है, ठीक है। और जहां ब्रेक है उस पोजीशन को हम क्या कह रहे हैं कि जर्म पोर है। और इंटाइन लेयर जो है किस नेचर की है, कॉन्टिन्यूअस नेचर की, मतलब ये देखिए हमेशा बराबर है, कहीं टूटी नहीं है। बाद में यही इंटाइन लेयर जब क्या है, पॉलन का जर्मिनेशन होता है तो बाहर आ जाती है। कहां से आ जाती है, इसी पोर से, जर्म पोर से बाहर आ जाती है। अब हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे कि ये जो इसका फंक्शन, हमने तो टेप्टम का फंक्शन ढूंढना था कि फंक्शन आखिर होता क्या है, फंक्शन आखिर होता क्या है। अब हम कह रहे हैं कि मतलब हमने बोल दिया था कि दूसरा फंक्शन अभी ये वो डायग्राम पढ़ने के बाद बताएंगे। तो अब ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पे देखिए एक हमने लाइन लिख दी है, इट रिलीज यूवी ग्रेन्यूल विच प्रोड्यूस्ड इग्जाइन। कहने का मतलब ये है, ये जो आप पहले टेप्टम देखे थे, मतलब टेप्टम की लेयर देखे थे, कुछ इस तरीके से आपने लेयर देखा था। मान लीजिए ऐसे तो पढ़ाया था ना कि ये इस तरीके से ये टेप्टम है और बीच में क्या ये इनकी सेल्स हैं और बीच में स्पोरोजीनस यहाँ पे टिश्यू प्रेजेंट है। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ से ये क्या है, ये है टेप्टम की सेल्स हैं। तो ये टेप्टम की सेल्स क्या करती हैं, कुछ ग्रेन्यूल्स, मतलब कुछ ऐसी चीज सिक्रीट करती है, उन्हें मैं क्या कह रहा हूँ, ग्रेन्यूल्स। किसके अंदर, इस बीच में, यहाँ सेंटर में क्या करती हैं, ऐसा सिक्रीशन देती है। उस सिक्रीशन का नाम क्या है, या एक ग्रेन्यूल्स है, मतलब कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर क्या है, ये सिक्रीट कर रही हैं, जो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, इग्जाइन बनाने में हेल्प कर रहे हैं। मतलब आप सीधे सीधे पहला फंक्शन था कि जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन है उसको नोरिशमेंट देना टेप्टम का काम है। दूसरा काम ये है कि जो ग्रेन्यूल सिक्रीट कर रही हैं, कौन, ये टेप्टम की सेल ग्रेन्यूल सिक्रीट करती हैं, जिससे क्या होता है कि इग्जाइन का फॉर्मेशन होता है पॉलन ग्रेन के अंदर। ये इग्जाइन क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है, आप जानते हैं। अब दूसरी चीज क्या है, टेप्टम प्रोड्यूस कैलेज एंजाइम। हमने कहा था कि कैलोज लेयर को ब्रेक करने के लिए, कैलोज लेयर क्यों ब्रेक कर रहे थे, क्योंकि सबको मियोसिस अलग अलग करनी थी, मतलब सेपरेट होना था। किसको, सभी स्पोरोजीनस टिश्यू को अलग अलग होकर के मियोसिस करना था। तो फिर बाद में क्या, उनको पॉलन ग्रेन को बाहर निकलना था। तो पॉलन ग्रेन तभी बाहर आ सकते थे जब क्या हो सकता था,
कि वहाँ की जो ये लेयर है, कैलेज लेयर है, वो कैलोज लेयर है वो टूट जाए। तो मतलब कि कैलेज लेयर को ब्रेक करने के लिए हमें कौन सी एंजाइम चाहिए? कैलेज एंजाइम चाहिए। कैलोज लेयर है, कैलेज एंजाइम है, तो उसे भी प्रोड्यूस कौन करता है? ये टेप्टम करते हैं। टेप्टम ने दो काम पहले किया, डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या किया? नरिशमेंट किया। दूसरा क्या किया है? यहाँ पे देखिए ग्रेन्यूल्स प्रोड्यूस किया जिससे एंजाइम का फॉर्मेशन हो सके। तीसरी चीज क्या है? कैलेज एंजाइम बना रहे हैं जिससे क्या हो? कैलोज लेयर ब्रेक हो सके। अब कह रहे हैं एक एक्सटर्नल और काम है, इट प्रोड्यूस पॉलन किट। पॉलन किट का मतलब क्या है? यहाँ आप ये जो देख रहे हैं, एक थोड़ा सा और बनाते हैं। मान लीजिए ये हमने इग्जाइन देखा, सबसे आउटर मोस्ट में कह रहा था इग्जाइन लेयर है, उसके बाहर भी एक कुछ चिपचिपे तरीके से, या आप कह सकते हैं कोई फ्लूइड जैसा स्ट्रक्चर मतलब कि मिलता है, किट है। जैसे पॉलन के बाहर कह रहे हैं कुछ फ्लूइड जैसी स्ट्रक्चर है, सर्कुलर स्ट्रक्चर है इसके जो इग्जाइन के बाहर, उसे क्या कह रहे हैं? पॉलन किट कह रहे हैं। वो प्रोड्यूस करता है कौन? टेप्टम। आखिर वो करता क्यों है? क्योंकि ये जो पॉलन किट है इंसेक्ट्स के पॉलिनेशन में हेल्प करता है। ये जो पॉलिनेशन प्रोसेस है, आगे आने वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि ये पॉलिनेशन होता क्या है, कितने टाइप्स के पॉलिनेशन होते हैं। लेकिन ये पॉलन किट क्या है? तो पॉलन किट ये है, अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट आए जिससे पॉलिनेशन हो सके। और यहाँ एक चीज देखिए, ये कह रहे हैं कि जो ये यहाँ इग्जाइन है, इग्जाइन का तो फॉर्मेशन हमने बता दिया कि कौन बना रहा है इग्जाइन को, लेकिन बचा है इंटाइन। इंटाइन को बनाता है इंटाइन आर मेड अप आप इंटाइन को कौन बनाता है? तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल मतलब इंटाइन किससे बनी है? वेजिटेटिव सेल उसका फॉर्मेशन करती है या उसको बनाती है। इतनी चीजें हमने आज पढ़ ली है। अब अगली क्लास में क्या है, कुछ स्टडी किसके बारे में, जैसे क्या है कि जो पॉलन ग्रेन में वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर अभी भी हैं। जैसे क्या है, किसी का साइटोप्लाज्म डेंस होता है और किसी का स्पिंडल शेप का साइटोप्लाज्म है। इन सभी स्ट्रक्चर के बारे में अगली क्लास में क्या है, हम कुछ और अलग से पढ़ेंगे। मतलब क्या है, ये स्ट्रक्चर एक बार फिर से पढ़ेंगे और उस स्ट्रक्चर में क्या पढ़ना है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है वेजिटेटिव सेल के, जनरेटिव सेल के, और दो एक पॉइंट अगर कुछ बच रहा है तो वो अगली क्लास में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि ये पॉलन फिर से बना कैसे था, पूरी मतलब कि माइटोसिस और मियोसिस के साथ। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।